नमस्कार फ्रेंड्स। हम हमारे जो स्टेचुरी ब्रांच ऑडिट्स हैं उसके लिए एक नॉलेज शेयरिंग सीरीज़ बना रहे हैं, जिसका दूसरा वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। फ्रेंड्स, हमने एक ब्रांच के ऑडिट के दौरान पाया कि जो ब्रांच की प्रमाइस है वो लीज्ड प्रमाइस है। नॉर्मली बैंक्स इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट या तो नहीं करता या अनअवेलेबिलिटी ऑफ ओनरशिप ओन्ड प्रमाइसेस उसे मजबूर करती है कि उसे जो भी अवेलेबल प्रमाइसेस हैं वो रेंट पर या लीज पर लें। अभी इसे काफ़ी ध्यान से हमें थोड़ा समझना चाहिए। देखें, लीज पर ली गई प्रॉपर्टी है, वहाँ लीज डीड होगी। जिस टेनर का हम ऑडिट कर रहे हैं उस पीरियड के लिए जो लीज है वो वैलिड होनी चाहिए। आप जब लीज डीड देखेंगे तो उसमें फ्रॉम टू पीरियड डिफाइंड होता है। जिस समय हम ऑडिट कर रहे हैं उस समय वैलिड लीज है, यानी ये देखना हमारी ड्यूटी बनती है। अभी समझिएगा यहाँ पर क्या क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं। पहली चीज़ तो देखें, जो ब्रांच ऑडिट्स होते हैं, जो स्टेचुरी ब्रांच ऑडिट्स होते हैं, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वेरीफाई करनी होती है, बाकायदा हमारे साइन सील होते हैं। अभी जो लीज रेंट्स हैं वो अगर हमें वेरीफाई करना है, चूँकि हम प्रॉफिट एंड लॉस साइन करने वाले हैं, तो हम इनकम एक्सपेंडिचर में जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें देख रहे होंगे, उसमें लीज रेंट एक एक्सपेंस के रूप में लिखा होता है। तो उसे वेरीफाई करने के लिए भी वो लीज डीड गो थ्रू करना हमारे लिए ज़रूरी है। अभी कई बार होता है कि ड्यूरिंग द टेनर जो लीज का जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हुई है, उसी टेनर में उस एक्सपायरी डेट से ही वेरी नेक्स्ट डे वो लीज रिन्यू हुई है। बहुत बार होता है कि लीज का रेंट नेक्स्ट लीज डीड से इंक्रीज हुआ है, तो ऑब्वियसली जो लीज रेंट होगा उसका प्रॉपर प्रोविज़न है या नहीं है, ये हमें देखना होगा। पहला पॉइंट ये तो बड़ा सिंपल सा हुआ। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि वो लीज एक्सपायर हो चुकी, इवन हमारे ऑडिट के टेनर से, अगर फाइनेंशियल ईयर 25-26 का हम ऑडिट कर रहे हैं, इसके पहले ही वो लीज डीड एक्सपायर हो चुकी है। इसके बावजूद वो प्रमाइस बैंक ऑक्यूपाई कर रहा है, बाकायदा जो उसका लैंडलॉर्ड है उसको रेंट भी पे किया जा रहा है, राइट। मार्च का रेंट अगर आउटस्टैंड कर रहा है या पिछले 2-3 महीने का रेंट आउटस्टैंड कर रहा है, तो बैलेंस शीट में बाकायदा उसका प्रोविज़न भी है, आउटस्टैंडिंग रेंट के रूप में उसे शो भी किया जा रहा है। ध्यान दें, जब हम इन चीज़ों को पॉइंटेड आउट करते हैं, हमारा जो इंटरेक्शन होता है बैंक मैनेजर के साथ, हम उसके नॉलेज में चीज़ लाते हैं, भाई साहब देखिए ये तो एक्सपायर्ड है, राइट। बैंक मैनेजर हमें नॉर्मली एक फाइल लाकर दिखाते हैं कि सर हमारी इसके रिन्यूअल को लेकर बात चल रही है, अभी जो मैटर है वो हायर अथॉरिटीज़ के पास पेंडिंग है और वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये कुछ समय में रिन्यू हो जाएगी और बैक डेट से रिन्यू होगी। हमारा इसे ऑक्यूपाई करना हमारी बिजनेस की गोइंग कंसर्न को कहीं भी अफेक्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अभी एक मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हमने एक पर्टिकुलर बैंक के ऑडिट के दौरान पाया कि जो प्रमाइस है वो लीज्ड है, लीज डीड कुछ 3 से 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। अभी हमने जब इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट किया तो एक बात हमारे नॉलेज में लाएगी कि बैंक प्लान कर रहा है अपनी प्रमाइस को चेंज करना। शुरुआत में हमें उन्होंने बताया कि सर ये जो ऑफिस है हमारा ये छोटा पड़ रहा है, तो हम प्लान कर रहे हैं कि इसे हम अपनी ब्रांच को शिफ्ट कर दें, और जब तक हम कोई दूसरी लोकेशंस नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तब तक हम इस प्रमाइस को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके नॉलेज में ये चीज़ें लाई जा चुकी हैं। एक पॉइंट। अभी अगर ऐसा है, ठीक है, प्रैक्टिकलिटीज़ हैं, हम उसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं जाते। हमने पाया कि हमारे टेनर में फाइनेंशियल ईयर जो भी था, हम माने इस पर्टिकुलर ईयर 25-26 में जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, इसमें उस प्रमाइस पर कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क हुआ है, और कुछ तो नहीं कहना चाहिए, अच्छा खासा हुआ है, कुछ 3-4 लाख रुपए खर्च हुए। बाकायदा मैनेजर्स का कहना था वहाँ पर कि सर काफ़ी पुरानी फिटिंग्स हो गई थी, शॉर्ट सर्किट का खतरा बना हुआ था। हमारा जो बैंक है वो पूरा का पूरा आज की डेट में CBS बेस्ड है, बिना कंप्यूटर बिना इलेक्ट्रिसिटी के वर्क्स नहीं किया जा सकता। तो
हमें ये करवाना मजबूरी थी, राइट। अभी यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। देखें अगेन, अगर ऑपरेटिंग नेचर का कोई खर्चा है, मेंटेनेंस रिलेटेड कोई खर्चा है तो ठीक है, बहुत गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर वो ऐसी प्रमाइस के लिए किया गया है जिसकी कंटिन्यूटी, जिसका पोजीशन इन क्वेश्चन है, अभी इट इज़ नॉट सर्टेन कि आप उस प्रमाइस को आगे कंटिन्यू करने वाले हो या नहीं, ओके। एक बात, दूसरी बात, उसका लीज डीड भी एक्सपायर्ड है, तो भाई ये इन्वेस्टमेंट क्यों, एक क्वेश्चन है। अभी अगर ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो इतना इन्वेस्टमेंट क्यों, ओके। एंड अगेन वहाँ उस फाइल को जब हमने इन डिटेल स्क्रूटिनाइज किया तो कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मिस थी। एक चीज़, अगर कुछ कैपिटल नेचर के इस तरह से खर्चे किए जाते हैं तो एक्सपेक्टेड है कि प्रॉपर टेंडरिंग के थ्रू हो। टेंडरिंग हम समझते हैं टू आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट प्राइस, अप्रोप्रिएट सप्लाई ऑफ सर्विस। हमारे पास 3 या 4 लोगों से ऑफर्स होने चाहिए जिनके अपने डिस्क्रिप्शंस होने चाहिए कि सर हम ये चीज़ें करेंगे और इसका हम इतना चार्ज करेंगे, इतना टाइम लेंगे, और ये आफ्टर सेल सर्विसेज होंगी। नॉर्मली ये चीज़ें उस टेंडर में मेंशन होना चाहिए, कमिटमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का कि भाई आगे जा कर के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अकाउंटेबिलिटीज़ फिक्स की जा सकें, राइट। कॉम्पिटिटिव हो, सभी को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, इसके लिए एक से अधिक लोगों से इसे बुलवाया जाना चाहिए। नॉर्मली जब पब्लिक फंड्स इन्वॉल्व होते हैं तो टेंडरिंग्स ज़रूरी होती हैं। इस फाइल में टेंडरिंग नहीं थी, राइट। अभी और उसे हमने स्क्रूटनाइज किया तो पाया कि वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क कंप्लीट होने के बाद क्या वो काम सही हुआ है या नहीं हुआ है, इसे वेरीफाई करने का जो सर्टिफिकेशन था वो भी उस टेंडरर तो नहीं कहना चाहिए, कि टेंडर तो था ही नहीं, उस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा था। हमने देखा कि पहली चीज़ तो उसने वो वर्क परफॉर्म किया, अपना बिल सबमिट किया, उसके बाद उसी का एक सर्टिफिकेट वहाँ लगा था कि ये काम प्रॉपरली हुआ है और इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। बाकायदा ये 2 डॉक्यूमेंट थे, उसके बाद उस पार्टी को पेमेंट कर दी गई थी। अब हमने एक प्राइमा फेसी जब उन चीज़ों को, जो उसका कंस्ट्रक्शन, उसका जो मेंटेनेंस वर्क था, इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क था, उसे देखा तो बहुत जगह से वायरिंग्स खुली हुई थी, लूज था, कुछ क्वालिटी भी बहुत मज़ेदार नहीं लग रही थी। तो ये चीज़ें कलेक्टिवली कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसीज ऑफ मैनेजमेंट को पॉइंटेड आउट करती हैं, राइट। लीज एक्सपायर्ड है, आपके पास उस बिल्डिंग को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है को लेकर अनसर्टेनिटीज़ हैं। इसके बावजूद वहाँ पर ह्यूज अमाउंट, भाई 3-4 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता है, उस ब्रांच के इलेक्ट्रिफिकेशन पर खर्च कर देना, वो भी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किए बिना, वो भी कर देने के बाद उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाए बिना, ये चीज़ें कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चन मार्क्स क्रिएट करती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जानबूझकर किया गया था, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ फ्रॉडलेंट इंटेंशंस थी, बट यस, लैक ऑफ अवेयरनेस या लैक ऑफ अटेंशन को हम इस केस में नकार नहीं कर सकते। एंड बेसिकली हमने इन चीज़ों को रिपोर्ट करना चाहिए, राइट। हमारी ड्यूटी में ये चीज़ें भी हैं, बाकी जो हम देख रहे होते हैं दैट इज़ फाइन। साथ ही साथ वहाँ जो इंटरनल कंट्रोल है, जो हाउस कीपिंग्स हैं, वो प्रॉपर हैं या नहीं है भी हमें देखना चाहिए। ये चीज़ें बिजनेस की गोइंग कंसर्न को सब्सटेंशियली अफेक्ट कर सकती हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए, राइट। थैंक यू।